भैया ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयनाइजेशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, ये सारी चीजें भैया सर दर्द कर रही है, बहुत मुश्किल चैप्टर है, बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ नहीं आता। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, ये वन शॉट जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट चैप्टर। इस वन शॉट में हम इलेक्ट्रोलिसिस के सारे कॉन्सेप्ट ए टू जेड टॉप नॉच लेवल पे जाके पढ़ेगे, और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आइए 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 पधारिए। तो काहे करना है टाइम वेस्ट, करते रहेंगे बातें ड्यूरिंग द लेक्चर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? Electrolysis is a chemical decomposition of a chemical compound by direct current. केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट। फिर से बोलो भैया, किसी भी केमिकल कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डीकॉम्पोजिशन जब हम करते हैं यूजिंग डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, एसी करंट की मैं बात नहीं करनी है। एसी डीसी में आईसीएससी के बच्चे डिफरेंस जानते ही हैं हमारे प्यारे 10th के। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव स्विच होता रहता है इन ऑल हाफ साइकिल्स। अगर एसी आपको पता है तो हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होते हैं इलेक्ट्रोड्स, तो वो हम यूज नहीं करते क्योंकि हम चाहते नहीं है कि कैथोड एनोड बार बदलते रहे। तो भाई हम डायरेक्ट करंट का यूज यहां पे करते हैं। केमिकल डीकॉम्पोजिशन मतलब, आप डीकॉम्पोजिशन छोड़ो, आप इस नाम को देखो। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी का ब्रेक होना। लाइसिस आपने बायो में पढ़ा है, लाइसोसोम। जब हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके किसी चीज को ब्रेक करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की वजह में ब्रेक होना। तो केमिकल डीकॉम्पोजिशन मतलब ब्रेक करना एक केमिकल कंपाउंड को, एक इलेक्ट्रोलाइट को बाय डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वही केमिकल कंपाउंड है जो ब्रेक होकर आयंस में टूटेगा। अच्छा, अगर भैया ये ब्रेक होकर आयंस में टूटेगा तो इसके बारे में एक बात और है यार, ये कंडक्टर होगा, ये बिजली को कंडक्ट करता होगा। और क्यों हम इस पेज पे इसके बारे में एक्स्ट्रा बातें करें, क्यों ना हम एक पे जाके चले जाए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयंस। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो आयंस में ब्रेक करता है, आयंस में टूटता है। आयंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने बोला NaCl, किसमें टूटेगा ये? Na+Cl-। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस होता है जो डिसोसिएट करता है, टूटता है आयंस के अंदर, या तो जब वो डिसॉल्व एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जैसे कि पानी, या फिर वो मोल्टन फॉर्म में हो। मोल्टन फॉर्म में भी चलेगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट जो होगा या तो हम उसको मोल्टन फॉर्म में लेंगे या हम उसको एक्वस फॉर्म में लेंगे, और किसी फॉर्म में हम उसको लेने वाले नहीं है, और किसी फॉर्म में हम उसको लेने वाले नहीं है। और जब वो आयंस में ब्रेक करेगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट को भी चलाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेगा, एक कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो इससे हमें एक और बात पता लगती है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या तो आयंस की जरूरत होती है, जो हमने यहां देखा, एक हमने फिजिक्स में देखा है, या तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की जरूरत होती है। या तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करें या आयंस आ जाएं सॉल्यूशन में, दोनों से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, दोनों बराबर काम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट हमने समझा क्या होता है, या तो मोल्टन स्टेट में लेंगे या एक्वस स्टेट में लेंगे। रीजन क्या है भैया, क्यों हम इसको मोल्टन स्टेट में लेते हैं और क्यों हम इसको एक्वस स्टेट में लेते हैं, एक बार इस सवाल से देखते हैं। Why electrolytes do not conduct electricity in solid state? ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रोलाइट्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं है? लेट्स टेक अ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज NaCl। हमें पता है NaCl एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। इस आयनिक कंपाउंड के बीच में होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये Na+ और Cl- एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तू मेरा प्यार है, नहीं तू मेरा प्यार है, दोनों दूसरे को खींच रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते हैं। और इस फोर्स को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। और अगर फोर्स नहीं लगेगी, ये दोनों अलग अलग आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, तो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी कि हमें आयंस ही नहीं मिलेंगे। और हमने इलेक्ट्रोलाइट के डेफिनेशन में देखा था कि हमें आयंस की जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, और सॉलिड स्टेट में हमें आयंस मिल नहीं रहे हैं। तो दो तरीके हैं भाई इसके आयंस निकालने के। या तो भाई कोई बीच में दरार ला दो इनके रिश्ते में, बीच में दरार ले आओ, बीच में इनके रिश्ते में गर्माहट ले आओ, लड़ाई ले आओ इनके रिश्ते में, तो यानी इसको हीट कर दो, या तो हीट कर दो, या तो हीट करके इसे मोल्टन फॉर्म में ले आओ। तो क्या होगा, ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट एनर्जी की वजह से इसका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक होगा और ये Na+ Cl- में टूट जाएगा। एक तरीका तो ये है, आयंस हमें मिल चुके हैं। या फिर इसको पानी में मिला दो, Na+ एक्वस ले आओ, पानी में मिला दो।
अगर आप इसे पानी में ले आए तो क्या होगा, जो पानी होता है H2O होता है वो एक पोलर कंपाउंड होता है। H2O इज पोलर। पोलर H2O का जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक आपको जानने की जरूरत नहीं, बस ये समझो कि H2O क्या करेगा, NaCl के बॉन्ड को तोड़ेगा। अब कैसे तोड़ेगा बताता हूं, बस फील लेना। हवा भी कोशिश करती है, जब NaCl सॉलिड होगा तो आसपास की हवा भी कोशिश करेगी कि Na प्लस और Cl माइनस को अलग करे, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती नहीं है। जो H2O की पोलैरिटी है, H2O का डाइलेक्ट्रिक है, वो एक तरीके से ये दर्शाता है कि H2O भाई 81 टाइम स्ट्रॉन्गर है एयर से, वो तोड़ देगा इनको। या तो इसको पानी में डाल दो, पानी में डाल दोगे तो भी हमें Na प्लस Cl माइनस मिल जाएगा, और वो 81 टाइम स्ट्रॉन्गर तरीके से NaCl को अलग कर पाएगा। तो या तो पानी में डाल दो बिकॉज वाटर इज पोलर, तो Na प्लस Cl मिल जाएगा, या तो मोल्टन फॉर्म में ले आओ। इसीलिए मैंने लिखा था कि भाई इलेक्ट्रोलाइट या तो मोल्टन फॉर्म में होता है या हमारा एक्वस पानी की फॉर्म में होता है। अच्छा, दूसरी बात, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं यार? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरे भाई वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये कौन सा बटन है भाई, बढ़ रहा है क्या आगे? वाओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट होते हैं एक सॉल्यूशन में। लार्ज नंबर ऑफ आयंस मतलब जो जब सॉल्यूशन में डाले जाएं तो बहुत सारे आयंस मिले, बहुत सारे H प्लस आयंस मिले, OH माइनस आयंस मिले, या कोई भी आयंस मिले। एक तरीके से अगर हम इसको एकदम सोल पे ले जाए बात की, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाए और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट हो पाए। और उसी जगह वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो उतने अच्छे से डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, डिसोसिएट्स मोर, आप लिख लो डिसोसिएट्स मोर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोसिएट होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं सॉल्यूशन के अंदर, मजा नहीं आता। अच्छा, अब एक पीरियोडिक टेबल का सवाल, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन छोड़ेगा भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करेगा सॉल्यूशन के अंदर, मेटल की नॉन मेटल? मेटल की नॉन मेटल? मेटल ना भैया, मेटल ना। देखो मेटल्स क्या करते हैं, रिवीजन करा रहा हूं थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल की। मेटल्स का जो आउटर शेल होता है उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो लूज करके अपनी स्टेबल स्टेट में आने के लिए, अपने इनर शेल में आने के लिए फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तभी मेटल्स बेटर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री, जिनके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो ज्यादा आयंस में ब्रेक होगा। कम वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो कम आयंस में ब्रेक होगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, ज्यादा H प्लस आयंस में टूटते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं, ज्यादा OH माइनस आयंस में टूटते हैं। और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ढिचुक करके जो मिक्सचर बनता है उसे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोलते हैं। जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, भिचुक NaCl स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक में एकदम उसका अपोजिट, वीक सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस। वीक सॉल्ट हम नहीं लेंगे, वीक एसिड और वीक बेस ही मानेंगे। ठीक है, देन कम स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ एग्जांपल्स, जैसे HCl H प्लस Cl माइनस आयंस, HNO3 H प्लस NO3 माइनस आयंस, H2SO4 H प्लस SO4 2 माइनस आयंस, टू ट्राई आयंस में। स्ट्रॉन्ग अल्कली, अल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस, एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखा था। KOH, NaOH, KOH, COH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीनों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ज्यादा आयंस में ब्रेक होंगे तो बेटर इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जैसे NaCl या NH4Cl ज्यादा आयंस में ब्रेक होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वैसे ही होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कम आयंस में ब्रेक हो, कम डिसोसिएट हो, जैसे वीक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड किसमें टूटता है, CH3COO माइनस और H प्लस। वीक है, मजा नहीं आया, बहुत कम डिसोसिएट होगा, इंजॉय नहीं कर पाएंगे हम ज्यादा। ठीक है, वीक अल्कली जैसे हमारा हो गया NH4OH, वीक अल्कली है, ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता। देन वीक सॉल्ट्स, वीक सॉल्ट्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं रखेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से नहीं है, ज्यादा वो बहुत ही कम डिसोसिएट करते हैं, तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया वहां पे। देन हमारे पास आता है सबसे बढ़िया चीज, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब एक कैटेगरी और है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कंडक्टर होते थे, सेमीकंडक्टर होते थे और इंसुलेटर होते थे, वैसे ही यहां पे भी होगा भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो टूटते ही नहीं, करते ही नहीं है डिसोसिएट, लगे रहो भाई, हमें नहीं खेलना, हम रेस में पार्ट ही नहीं लेंगे। ये होते हैं हमारे वीक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है, डिसोसिएट होते ही नहीं है, उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में डालते हैं। जैसे यूरिया हो गया, शुगर का सोल्यूशन हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया। जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था बचपन में, तो हम डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा एसिड डालते थे, तो हम एसिड डालते हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आता है, बिकॉज वो डिसोसिएट होगा ही नहीं, तो फायदा ही क्या है। तो एक कैटेगरी हो गई नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। इसके बाद हम देखेंगे दो चीजें। भाई देखो भैया, इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर है, भैया
मेटल भी तो कंडक्टर होते हैं, मेरे घर में जो कॉपर की वायर है जिससे मेरे को करंट लग गया था एक बार, वो भी तो कंडक्टर है। तो दोनों के सेम है? नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है मेटेलिक कंडक्टर में और हमारे इलेक्ट्रोलाइट में। यार जब मेटेलिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से पास होती है। बिजली चलानी शुरू करी, इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू करा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, याद है ना? पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और करंट उसके अपोजिट फ्लो करता है, कन्वेंशनल। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो होता है वो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होता है, वो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होता है। जब आयंस फ्री होते हैं, टूटते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। दूसरा, ये प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो प्रॉपर्टी है भाई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स की, जैसे NaCl हो गया, इन सब कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट बिजली कंडक्ट करता है और इन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। लेकिन मेटालिक में मेटल्स और अलॉयज होते हैं जो बिजली को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में यार जब बिजली कंडक्ट होती है ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, यानी एक केमिकल चेंज होता है, एक रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। लेकिन मेटालिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहे होते भाई, बस इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, रुक जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, रुक जाते हैं, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। तो मेटालिक कंडक्टर में देयर इज नो केमिकल चेंज एंड इलेक्ट्रोलाइट में देयर इज अ केमिकल चेंज। ठीक है। दूसरी, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। जैसे कोई भी मेटल ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, सिल्वर ले लो, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में भी करंट कंडक्ट करते हैं। जैसे मरकरी ले लो, मरकरी भी करंट को कंडक्ट करता है। तो सॉलिड लिक्विड दोनों में कर लेते हैं। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोलाइट हमने अभी देखा है कि मोल्टन या एक्वस फॉर्म में ही बिजली को कंडक्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसी को बोलूंगा। ये रहा एक्वस या मोल्टन स्टेट, वहां पे दोनों में हो जाता है। देन ये तो कर लिया। एक और चीज, एक छोटा सा डाउट ना बच्चों के दिमाग में बहुत होता है डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन को लेके। भाई डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन को हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट बात थोड़ी गलत है। डिसोसिएट करना और आयनाइजेशन होना दो छोटे से डिफरेंस वाले पॉइंट है। डिसोसिएशन में देयर इज सेपरेशन ऑफ आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट। डिसोसिएशन में पहले ही आयंस होते हैं, बस उनको तोड़ना होता है। रिश्ते में दरार पहले से ही होती है, बस ब्रेकअप कराना होता है। जैसे NaCl है, NaCl में Na+ और Cl- आयंस पहले से ही हैं विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बस उनका ब्रेकअप कराना है, थोड़ी गर्मी देके या पानी को लाके एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा के, है ना। तो देयर इज आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट इज हमारा डिसोसिएशन। क्योंकि और ये होता किसमें है, या तो आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में, जहां पे आयंस पहले से प्रेजेंट होते हैं। पर आयोनाइजेशन थोड़ी अलग चीज है, नाम में ही लिखा है आयनाइजेशन। पहले हम आयंस को बनाएंगे, फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग हो रखी है उसमें। वहां पे पहले आयंस बनेंगे, पहले सेपरेशन होगी, H+ अलग होगा, Cl- अलग होगा, फिर उनको तोड़ा जाएगा। मतलब इनके रिश्ते में अभी प्यार है, पहले हमें दरार लानी पड़ेगी, फिर ब्रेकअप होगा। आयनाइजेशन हो रही है, पहले आयंस फॉर्म होंगे तब काम होगा। यहां पे आयंस पहले से ही फॉर्म है, सिर्फ ब्रेकअप कराना रह गया है। ये डिफरेंस है डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में, और हम बीइंग स्मार्ट बच्चा, हमें ये बात पता होनी चाहिए। देन हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोड्स। जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक तो इलेक्ट्रिक सेल होता है, बर्तन होता है, बर्तन के अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है, और इलेक्ट्रोलाइट अरे बनाता हुआ है यहां पे, बर्तन है, बर्तन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स पड़े। इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, वो देते हैं सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोड्स का काम होता है केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया को प्रोवाइड करके देना। ये सरफेस एरिया दे रहे हैं, इन पे केमिकल रिएक्शन होगा। अब एक छोटी सी बात, जब भी मैं इलेक्ट्रोड्स आपके सामने बोलता हूं तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि इलेक्ट्रोड्स को कभी बचपने की तरह याद तो तुम कर सकते हो ऐसे कि कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, बट ये मेन तरीका नहीं है, ये मेन रीजन नहीं है कैथोड को कैथोड बोलने का। अभी के लेवल पे ठीक है कि हम कैथोड को नेगेटिव बोलते हैं, एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं। अब आप बोलोगे भैया आप कंफ्यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो, ये उम्र है कंफ्यूज होने की भाई, जितनी कंफ्यूजन है लो, बट गलत इंफॉर्मेशन मत लो भाई। कैथोड और एनोड, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, बात ठीक है फॉर अवर लेवल, बट कैथोड की जो रियल फील है ना, वो ये है कि कैथोड पे रिडक्शन होती है। ऐसे याद करेंगे, कैथोड पे रिडक्शन होती है, छोरे एनसीआर के, एनसीआर नेगेटिव कैथोड रिडक्शन,
अब नेगेटिव मैंने लिख दिया यहां पे, बट फील हमें रखनी है कि कैथोड पे रिडक्शन होती है। नेगेटिव कैथोड रिडक्शन एनसीआर, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन एनसीआर, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। और वैसे ही एनोड होता है पाओ, पाओ पाओ होता है पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव होता है एनोड होता है और यहां पे ऑक्सीडेशन होती है। अभी बता रहा हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रुक जाओ, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी चीज, जो कैथोड होता है वो रिडक्शन, उस पर हमेशा रिडक्शन होती है। और रिडक्शन होता क्या है, वैसे तो मुझे ये शॉर्ट फॉर्म से नहीं बताना चाहिए, मैं एक सेंस से बताता हूं। तुम समाज में लोगों से कुछ मांगोगे, दे दो मुझे, दे दो, मैम 2 नंबर बढ़ा दो, पापा 100 रुपए दे दो, मम्मी एक एक्स्ट्रा समोसा ले आना मेरे लिए, सब तुम लोगों से मांगते हो तो तुम्हारा ऑरा माइनस होता है, तुम समाज में नीचे की तरफ जाते हो, तुम समाज में रिड्यूस होते हो, तुम्हारा रिडक्शन होता है। तो वही होता है रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स मांगते हैं, गेन करते हैं, समाज में रिड्यूस हो जाते हैं, तो हमारा होता है रिडक्शन, RIG, रिग, ऐसे भी याद कर सकते हो। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे तो हम रिडक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बन गया Na, रिडक्शन हो गई, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑयल। अब अगर तुम्हें रिडक्शन याद है तो ऑक्सीडेशन इसका उल्टा है, नहीं तो एक और तरीका है। भाई पाव को ऐसे ही खा लोगे क्या सूखा सूखा, पाव को थोड़ा फ्राई भी तो करोगे ऑयल में, तो पाव के साथ ऑयल हमेशा रखना है हमें। ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा, तुम दान दे रहे होगे, लो इलेक्ट्रॉन्स ले लो, इलेक्ट्रॉन्स ले लो, तो तुम्हारा ऑरा प्लस होगा, तुम ऑक्सीडाइज होगे, तुम्हारे आगे एक प्लस नंबर लग जाएगा, प्लस लग जाता है ऊपर। जब एनायन फॉर्म होता है तो प्लस लग जाता है, कैटायन फॉर्म होता है तो प्लस लग जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन होता कहां है, कैथोड पे NCR, और ऑक्सीडेशन होता कहां है, एनोड पे पाओ। चलो, इतनी बात अगर हमें चमक गई है तो हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन कॉन्सेप्ट, मेन टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। एक बात यहां पे नहीं लिखी है, क्यों नहीं लिखी है, किसने नहीं लिखी, किससे पूछ के नहीं लिखी, NaCl मोल्टन फॉर्म में। यहां पे जो हम NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं वो मोल्टन फॉर्म में करेंगे। मोल्टन फॉर्म मैंने यहां पे इसीलिए लिखा है, एक रीजन है इसके पीछे कि मैं इससे ये दर्शाना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं मोल्टन फॉर्म लिख के, कि यहां पे ना NaCl के अलावा और कुछ नहीं है। अगर मैं और हिंट दूं तो यहां पानी नहीं है, यहां पानी की डिसोसिएशन नहीं होगी, यहां पानी नहीं है, यहां पे सिर्फ NaCl है मोल्टन फॉर्म में, सही है, ओके। तो NaCl कैसे टूटता है यार, NaCl Na प्लस में प्लस Cl माइनस में, तोड़ दिया, कैटायन एनायन, ठीक है, कैटायन एनायन, ठीक है, सही है। Na प्लस है, Cl माइनस है, ये हमारे दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, ये डंडा से मार दो, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है। दिस इज एनोड, पॉजिटिव एनोड होता है हमें पता है, और नेगेटिव कैथोड होता है हमें ये भी पता है। चलिए, क्या सुंदर लिखा है, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड। अब जो Cl माइनस है, Cl माइनस, माइनस का मतलब क्या है, समाज में लोअर लेवल पे है, इलेक्ट्रॉन ठूस के बैठा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हड़प के बैठा है, वापस नहीं दे रहा है। तो ये Cl माइनस इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा होगा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा कोशिश करेंगे डिस्चार्ज करने की, हमेशा कोशिश करेंगे कि डिस्चार्ज हो जाए, अपने चार्ज को हटा दे। तो Cl माइनस के पास Cl नेगेटिव है, वो चाहेगा मैं अपने चार्ज को हटा दूं, अपने चार्ज को हटा दूं, इलेक्ट्रॉन वापस कर दूं। तो वो इलेक्ट्रॉन वापस करने के मूड में होगा और नेगेटिव पॉजिटिव साथ में जाएंगे। ये Cl माइनस हमारा एनोड पे जाने की कोशिश करेगा, एनोड के पास जाने की कोशिश करेगा। और एनोड पे होगा क्या, एनोड पे होगा क्या, ये Cl माइनस आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले ले भाई इलेक्ट्रॉन, मुझे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, अपने पास रख अपना इलेक्ट्रॉन, मेरा बहुत हो गया है, मैं समाज में बहुत इज्जत लूट चुकी है मेरी, तो इलेक्ट्रॉन ले ले यार, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, ये Cl ना यार ऐसे स्टेबल नहीं होता सिर्फ Cl की फॉर्म में, तो ये ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा, ये बोलेगा यार कि मेरे को ना स्टेबल होना है, मेरे को यार स्टेबल होना है, देखो मेरी लाइफ है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे स्टेबल होना है, मैंने यार देखो दान तो दे दिया है बट मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 Cl माइनस आएंगे, 2 क्लोरीन बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन दान देंगे, और 2 क्लोरीन अपना मिलके Cl प्लस Cl मिलके क्लोरीन गैस बना लेंगे, अपना प्यारा सा रिश्ता बना लेंगे और उड़ जाएंगे ऊपर आसमान में, हिल स्टेशन पे चले जाएंगे, क्लोरीन गैस बन जाएगी, क्योंकि Cl अकेला स्टेबल नहीं होता। ये काम हमारा हो गया, हिल स्टेशन चले गए। अब कैथोडवा पे क्या होगा, कैथोड, अच्छा एक और चीज, पाओ, पाओ दिख रहा है यहाँ पे, पाओ, पॉजिटिव एनोड
ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लूज करा है, दान दिया है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है, छोरे एनसीआर, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन मांगा जाएगा यहां पे। अब ये Na+ इलेक्ट्रॉन दे के बैठा है, प्लस है भाई, ऑरा प्लस है, इलेक्ट्रॉन दे के बैठा है दुनिया को, लेकिन ये बोलेगा यार अब बहुत टाइम हो गया, बहुत दान दे दिया है, अब मुझे भी सेटल होना है, मेरे को भी डिस्चार्ज होना है, चार्ज को डिस करना है, मतलब हटना है, हटाना है चार्ज को, Na+ को Na में कन्वर्ट होना है। तो ये जाएगा कैथोड के पास, कैथोड तो एक तो नेगेटिव भरा हुआ है, नेगेटिव मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो बोलेगा कैथोड के पास जाके कि यार देखो मैं Na+ हूं, मैंने अपने टाइम पे दान दिया है बहुत, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये भी कैथोड के पास जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, Na+ ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन और बना लेगा Na। अब एक गड़बड़ और है, जितने इलेक्ट्रॉन वहां पे दिए गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पे मिलेंगे, जितना वहां से दिया है वही यहां पे मिलेगा, और एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे गए थे तो यहां भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2 Na+ स्टेबल होंगे, यानी 2 सोडियम बनेंगे। तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन हो गया NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, और एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हो गया PaO, पॉजिटिव पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन क्यों? क्योंकि यहां पानी नहीं है, H2O नहीं है। नेक्स्ट कम्स हमारा मोल्टन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस। अब लेड ब्रोमाइड होता है PbBr2। PbBr2 टूटता कैसे है, Pb2+ में और Br- में। क्या मैंने लिखा है, लिखा है Pb2+ में और Br- में टूटता है। बिल्कुल बढ़िया बात है, Pb2+ है, Br- है, ये भी मोल्टन है, ये भी मोल्टन है, यहां भी पानी नहीं है, मोल्टन है। तो ये Pb2+ अपना कैथोड पे जाएगा, सिंपल काम करेगा, करते हैं। Pb2+ गया कैथोड पे, बोलेगा भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे के बैठा हूं, कैथोड भाई साहब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं स्टेबल हो जाऊं। Pb2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना बना लेगा Pb, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। एंड एनोड पे जब देखेंगे तो क्या होगा, Br- बोलेगा मैं जा रहा हूं भाई एनोड पे, मैंने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, वापस देने जा रहा हूं, उधार चुकाने जा रहा हूं, उधार चुका देगा। Br- उधार चुकाएगा, बनेगा Br, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, ये भी डिस्चार्ज हो गया, वो भी डिस्चार्ज हो गया। बट दिक्कत अभी एक और है, ये Br भी ऐसे स्टेबल नहीं होता, ये Br भी ऐसे स्टेबल नहीं होता, ये भी Br2 बनाता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 बनेगा और ऐसे 2 Br- निकलेंगे, और Br + Br हमारा Br2 गैस बना लेगा, ब्रोमीन गैस। 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, हिसाब एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे एक रेडिश ब्राउन गैस हमें निकलती दिखेगी, ऑब्जर्वेशन, यहां पे एक रेड ब्राउन सी गैस हमें निकलती दिखेगी, रेड ब्राउन गैस ऑब्जर्वेशन है, निकलती दिखती है हमें यहां पे। और यहां पे भी कुछ होगा, ये पीबी जो है ये कहां पे गया था, ये पीबी गया था हमारा कैथोड पे भैया। तो ये पीबी कैथोड पे हमें दिखेगा सिल्वर ग्रे डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑन कैथोड। बढ़िया, ये पीबी क्योंकि कैथोड पे चला गया था तो हमें कैथोड पे सिल्वर ग्रे लेड डिपॉजिट होता दिखेगा। एक छोटा सा पॉइंट और है, बहुत सारे पॉइंट हो गए भैया, माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ, रुक जाओ। ये जो सेल हम बनाते हैं ना, ये सेल जो बनता है इस केस में सिलिका का बनता है। किसका बनता है, सिलिका। भैया मेरे को तो सिर्फ इसी का पता है। सिलिका क्या होता है, सिलिका एक मटेरियल होता है जो ना टफ मटेरियल होता है, ये टफ मटेरियल होता है, ये कोरोड नहीं होता, टफ होता है, रिएक्टिव नहीं होता। सिलिका इज नॉन रिएक्टिव, मेन पॉइंट तो ये है, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, नॉन रिएक्टिव होता है सिलिका। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यहां पे नॉन रिएक्टिव होता है, टफ होता है, कोरोड नहीं होता, काम का मटेरियल है, इसलिए हम इसको यहां पे यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, अभी तक जो हमने बात करी ना, उसमें हमने या तो देखो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लिए, ये इलेक्ट्रोड जो है, या तो हम प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, या हम कार्बन के इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। प्लैटिनम के ले लेते हैं या ग्रेफाइट के ले लेते हैं। रीजन क्या है इसका, प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, लिख लो ये भी, प्लैटिनम एक, अभी तक मैंने इलेक्ट्रोड मतलब प्लैटिनम के लिए, ग्रेफाइट के भी लेते हैं, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब जो कैथोड एनोड थे वो डंडे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब विल नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, will not take part in reaction। ठीक है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है वो इनर्ट होता है,
रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोटोप है, वो भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, वो भी रिएक्टिव होता है, तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं। अच्छा, तो भैया मतलब इसका मतलब है कोई ऐसा इलेक्ट्रोड भी होगा जो रिएक्शन में पार्ट लेता है? होगा, लेकिन उसका सस्पेंस हम बना के रखेंगे। अब हमें छोटी सी चीज देखनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस। ये कुछ एनायंस है, SO4 2-, Cl-, Br-, I-, OH-। ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ज्यादा से कम रिएक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे हम इस सीरीज में नीचे की तरफ जाते हैं तो डिस्चार्ज होने की प्रेफरेंस बढ़ती जाती है। जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होगा डिस्चार्ज होने में। अभी तक जो हमने रिएक्शन देखे उसमें एक ही एनायन बन रहा था, एक ही एनायन, या तो Br- बन रहा था या Cl- बन रहा था। लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जहां एक से ज्यादा एनायन आ रहे हैं, मान लो OH- और I- आ गए या OH- और Br- आ गए, तो डिसोसिएशन पहले किसका होगा? पहले डिसोसिएशन उसका होगा जो नीचे है सीरीज में, क्योंकि मोर डिस्चार्ज उनका होता है जो नीचे है सीरीज में। इसको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल या सिलेक्टिव डिस्चार्ज। जो नीचे है वो पहले डिस्चार्ज होगा, उसको पहले मौका मिलेगा डिस्चार्ज होने का, ऊपर वाला नहीं होगा अगर दोनों प्रेजेंट है तो। ये डेफिनेशन फॉर स्कूल पर्पस। व्हेन टू और मोर आयंस ऑफ सेम चार्ज आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ओके, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वाओ, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, क्या बात कर रहे हो, आइडेंटिकल कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो सेम सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो आइडेंटिकल कंडीशन ही तो होंगी ना यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। एंड आर कंपीटिंग फॉर डिस्चार्ज, कंपटीशन चल रहा है भाई, कंपटीशन चल रहा है कौन डिस्चार्ज होगा ऑन सेम इलेक्ट्रोलाइट। अरे भाई इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, वन ऑफ देम गेट्स प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज, उन दोनों में से किसी एक को प्रेफर किया जाएगा डिस्चार्ज करने के लिए। उन दोनों में से कोई एक ही रेस जीतेगा, उन दोनों में से किसी एक को ही मौका मिलेगा अपने चार्ज को हटाने का, दूसरा वाला बेचारा लोन में था, माइनस लोन में था, लोन में ही रहेगा, ठीक है। दिस इज नोन एज सिलेक्टिव डिस्चार्ज फॉर आयंस। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वरना मैं लिखकर ही नहीं लाता, ही, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। एसिडिफाइड वाटर, वाटर जिसमें थोड़ा सा एसिड डाला हो, डिस्टिल्ड वाटर है उसमें एसिड डाला हो। अच्छा, हम जब ये करेंगे ना तो हम ये हॉफमैन सेल में करेंगे, हॉफमैन सेल में करेंगे। इसको अच्छे से लिख लें यार, मजा नहीं आएगा ऐसे, हैं? हाँ जी भाई, अरे यार हद्दी है। हट जा, चला जा यहां से, जा 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 कबूतर जा। हाँ, इसको हम करेंगे हॉफमैन सेल में। हॉफमैन सेल कुछ नहीं होता, एक सेटअप होता है, यहां से हम H2SO4 डालेंगे। अच्छा, एसिडिफाइड वाटर में हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं। डाइल्यूट H2SO4 क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि अच्छा, डाइल्यूट HCl क्यों ऐड नहीं करते? डाइल्यूट HNO3 ऐड क्यों नहीं करते? बिकॉज HCl और HNO3 ना वॉलेटाइल एसिड है, वो भाप बन के उड़ जाते हैं। H2SO4 प्यारा नॉन वॉलेटाइल है, वो भाप बन के उड़ेगा नहीं, तो हम उसको ऐड करना प्रेफर करते हैं। तो हॉफमैन सेल है, यहां से हम इसमें डालेंगे H2SO4, यहां से हम इसमें डालेंगे पानी, यहां से भरता जाएगा और इधर कैथोड बनेगा, इधर एनोड बनेगा। अगर तुम्हें इसमें दिक्कत हो रही है तो ऐसे इलेक्ट्रोड भी लगा लो, ऐसे इलेक्ट्रोड भी लगा लो, बट जरूरत नहीं है, ये बेस इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, और हम देखेंगे कि क्या क्या बनता है दोनों साइड। वैसे इसमें आंसर लिखा ही हुआ है, पता नहीं क्यों लिख दिया, बट देखेंगे। अच्छा, अब एसिडिफाइड वाटर है, एसिडिफाइड वाटर में एक तो H2O है। H2O किस में टूटता है भैया? H+ में टूटता है, प्लस OH- में टूटता है। और भैया H2SO4 भी तो है, मैंने बोला एकदम सही बात है, H2SO4 भी, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे तुम। तो भैया वो भी तो H+ में टूटेगा, वो भी तो SO4 2- में टूटेगा, मैंने बोला टूटेगा। अच्छा 2H है, 2 कर दो इसको, ठीक है, वो भी तो टूटेगा, टूटेगा। तो अब होगा कंपटीशन, जिस कंपटीशन की हम पीछे बात कर रहे थे वो कंपटीशन अब होगा। पहले देखते हैं क्या कैटायन में कोई कंपटीशन है। यार कैटायन तो ये भी H+ है, कैटायन तो ये भी H+ है, इन दोनों में तो कंपटीशन है ही नहीं, सेम ही कैटायन है, कोई भी हो जाए भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, रिड्यूस। लेकिन यहां पे कंपटीशन है, अभी कंपटीशन पे बाद में आएंगे, पहले इसका काम कर देते हैं। H+ है पानी के अंदर, H+ जाएगा कैथोड की तरफ, पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ जाएगा कैथोड की तरफ, और हमारा रिडक्शन करेगा, NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। H+ आया, बोला लाओ भाई लाओ इलेक्ट्रॉन लाओ, इलेक्ट्रॉन लिया, ले भाई ले इलेक्ट्रॉन ले, और H बना दिया। अभी थोड़े चेंजेस मैं इसमें करने वाला हूं, 2 मिनट मुझे टाइम दो, फिर करता हूं चेंजेस। और यहां पे क्या होगा, यहां पे या तो OH- काम करेगा या SO4 2-, इन दोनों में जंग है। या तो OH- का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा या SO4 2- का ऑक्सीडेशन होगा। भैया नीचे तो OH- है,
और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कहता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हमारा OH माइनस का होगा क्योंकि वो नीचे है। तो एकदम सही कह रहे हो तुम, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज OH माइनस का होगा। SO42 माइनस, जंग हार गया। अब दो ऑप्शन थे, या तो OH माइनस SO42 माइनस, लेकिन जंग में OH माइनस जीत गया क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे था। SO42 माइनस का अब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी आ जाओ पाओ पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। आइए, बढ़िया ऑक्सीडेशन है, बड़ी ध्यान से देखना। ये OH माइनस आएगा, बोलेगा ले मैं OH बन गया और साथ में मैंने ले इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, बल्ले बल्ले। दिक्कत क्या है, अब ये OH एक और OH के साथ मिल जाएगा। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग। और यहां पे बना लेगा H2O प्लस बना लेगा O। कैसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, देखो टिंग टोंग टिंग, डिंग 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 डिंग। ऐसा कार्यक्रम हो जाएगा। यहाँ पे ये OH OH मिलेंगे और यहां से H2O बना लेंगे और एक ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होती, ये स्टेबल होती नहीं है, हमें पता है। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में स्टेबल होती है। तो ये O बोलेगा ले मैं भी एक और O के साथ मिलूंगा और O2 बना लूंगा, तूने मुझे अकेला छोड़ा ना OH, ले मैं भी एक और O के साथ मिलूंगा और O2 गैस फॉर्म कर दूंगा। कर दी भाई O2 गैस फॉर्म। अब इंपॉर्टेंट बात, यहां पे दो ऑक्सीजन लगे हैं, यहां पे तो एक ही बना था, तो यहां पे भी दो ऑक्सीजन बना देते हैं। अब दो ऑक्सीजन बनाने के लिए यहां पे दो H2O भी बनेंगे। अच्छा, अब मुझे अगर दो ऑक्सीजन बनाने हैं और दो H2O बनाने हैं तो मुझे यहां भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तो दो OH लगेंगे और दो OH यहां भी लगेंगे। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, दो OH यहां भी मिलेंगे, दो OH यहां भी मिलेंगे, तब मेरे पास दो H2O आएंगे और 2O आएंगे, और ये दो O प्लस O करके O2 गैस बना लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे कितने OH लग गए, अब भैया 4 OH लग गए, यानी यहां से मुझे 4 OH माइनस चाहिए होंगे। यहां पे 4 OH बनेंगे और यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई। OH OH बना, OH OH मिलके H2O बना देगा, दो ऑक्सीजन बना देगा। ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता, वो एक और O के साथ मिलके O2 बना देगा, लेकिन उसके लिए दो ऑक्सीजन चाहिए। दो ऑक्सीजन मैंने यहाँ दे दिए, तो पूरी इक्वेशन में दो दो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 4 OH हो गए, यानी 4 OH बनेंगे, 4 OH माइनस से, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। एक एक OH एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। अब इसका मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वहां लूज हुए हैं तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन ही गेन होंगे। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 H2। अच्छा, हमें पता है H भी स्टेबल नहीं होता, H प्लस H हमेशा H2 बनाता है, बनाता है ना, लेकिन ये तो दो ही H है, मेरे पास 4 H है, तो ये 2H 2H, 4 के 4 H का यूज हो गया और यहां पे 2H2 आ गए, यानी H2 गैस रिलीज हुई मेरी कैथोड पे और O2 गैस रिलीज हुई मेरी एनोड पे। और अगर तुम ध्यान से देखो तो H2 और O2 का रेशियो कितना है भैया, H2 और O2 का रेशियो है 2:1, क्योंकि 2H2 रिलीज हुआ है, यहां पे एक O2 रिलीज हुआ है, तो जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 2:1 है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, कि H2 डबल फॉर्म होगी। तभी तुम ध्यान से देखो, यहां पे H2 ज्यादा फॉर्म हो रही है गैस और यहां पे ऑक्सीजन कम फॉर्म हो रही है, और रेशियो हमने देखा कैसे आई। तुम जब H2O को बैलेंस करते हो, H2O गिव्स H2 प्लस O2, तो आता है ना बैलेंसिंग के टाइम 2H2 प्लस O2। बैलेंसिंग में पता लग जाती है बात हमें, जब हम बैलेंसिंग सीखते थे। लेकिन यहां पे देखो बिल्कुल तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि रिएक्शन हुई कैसे। ये पूरे माजरे की वजह से, ये पूरे प्रोसेस की वजह से यहां पे 2H2 रिलीज हुआ और सिर्फ O2 रिलीज हुआ। हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन की वॉल्यूम से डबल है। एक और छोटा सा फैक्ट, हाइड्रोजन को चेक कैसे करेंगे, कैंडल रखेंगे, पॉपिंग साउंड आएगी हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन के ऊपर कैंडल रखेंगे, बर्निंग साउंड आएगी, ब्लेजिंग साउंड आएगी, ब्लेजिंग ब्राइटली बर्न होगा तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। एंड दिस इज हॉफमैन सेल, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से। हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड समझा है, CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से। यहां भी एक पॉइंट है, ये CuSO4 एक्वस फॉर्म में है, यानी पानी भी है यहां पे। अगर यहां पे पानी भी है तो जरा दोनों का साथ होगा क्या, देखते हैं भैया। CuSO4 जो है वो हमारा टूटेगा Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में, और जो हमारा पानी है वो टूटेगा H प्लस और OH माइनस आयंस में। सही है, H प्लस और OH माइनस आयंस में। अच्छा, जैसे मैंने एनायंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, हमें पता है कि जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें हाइड्रोजन ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। याद है ना, पूरी लिथियम से शुरू होती है, टक 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 टक, Mg बीच में आते हैं, एंड में हमारी AuAg से खत्म हो जाती है पूरा का पूरा। कैटरीना ने मांगी गाड़ी वाली जो पूरी सीरीज थी, एसिड बेस सॉल्ट में पड़ी थी, पढ़ लेना एक बार फिर से, लेकिन हमारे काम की बात सिर्फ इतनी है। इसमें भी सेम चीज होगी,
कॉपर लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और जो नीचे आता है वो पहले डिस्चार्ज होगा। जैसे OH माइनस SO4 माइनस से नीचे आता था वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होता था, वैसे ही कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होता है। छोटे भाई को पहले मौका मिलता है बड़े भाई से हर चीज करने का, हर चीज नहीं, शादी बड़े भाई की पहले होती है बस, वे छोटे भाई को ज्यादा मौका मिलता है यार कि तू छोटा है तू कर ले, तू छोटा है तू ये खा ले, तू छोटा है तू चिप्स खा ले, तू छोटा तू चॉकलेट खा ले, तू छोटा है तू घूमने चला जा, मैं काम घर संभाल लूंगा, होता है ना। तो वही होता है, यहाँ पे भी कॉपर छोटा है नीचे है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी डिस्चार्ज होने की। तो यहाँ पे जीता कौन इन दोनों में से? इन दोनों में से भाई कॉपर जीत गया, तो Cu2+ यहां पे लिख देते हैं, उसको मैदान में उतार देते हैं। और SO4 माइनस और OH माइनस में से कौन जीतता है? OH माइनस, उसको भी मैदान में उतार देते हैं। उतार दिया मैदान में। धन्यवाद भैया, बस वोट लीजिए, धन्यवाद। ठीक है, हो गई बात। अबे मेरा एनोड क्यों कट गया यहां से? ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा कैथोड पे, Cu2+ आएगा। दो इलेक्ट्रॉन दे रखे थे तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको पकड़ा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको पकड़ा देंगे और ये बना देगा Cu कॉपर। 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको पकड़ा देंगे और ये बना देगा Cu कॉपर। एनोड पे क्या होगा भाई? अपना OH माइनस आएगा, वही कहानी होगी पूरी। OH माइनस बोलेगा कि OH चाहिए, प्लस इलेक्ट्रॉन दे देगा। वही बात OH और HO मिलके अपना H2O बना देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन बना देंगे। ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होती, एक और O के साथ मिल जाएगी, O2 बना देगी, गैस बन जाएगी, ये यहाँ से H2O बना देगा। लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ भी चाहिए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 OH हो गए, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अभी पीछे सिखाया था, प्लीज एक बार फिर से देख लेना। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्योंकि वहां 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन ही देने पड़ेंगे, तो इस इक्वेशन को काट दो। ये बार बार करना पड़ेगा तुम्हें, ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। स्कूल में डायरेक्ट लिखवा देते हैं, मैं बार बार समझा रहा हूं लिखना कैसे है। ये वहां पे देख लो, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना के दिखाया तुम्हें, क्यों 4 इलेक्ट्रॉन वहां पे लूज हुए हैं। तो यहां पे भी तुम्हें इक्वेशन काट के ठीक करनी पड़ेगी, काटना मत, पहले उसको लिख लेना। तो क्या होगा? Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो इसको 2 से कर देते हैं, 2 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cu। ठीक है, तो कैथोड पे ये होगा NCr और यहां पे होगा अपना पाओ। इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या देखने को मिलती हैं? ऑब्जर्वेशंस देखो इसमें क्या मिलती है। पहली ऑब्जर्वेशन हमें इसमें देखने को मिलती है कि पिंक कलर अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, अच्छे कलर से लिखेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिलती है कि पिंक कलर मेटल डिपॉजिट ऑन, पिंक कलर मेटल डिपॉजिट ऑन, कहां डिपॉजिट होगा? कैथोड पे ऑब्वियसली, कैथोड। ये कॉपर टूट टूट के कैथोड पे जा रहा था, सॉल्यूशन से कॉपर निकल रहा था और कैथोड पे जा रहा था, सॉल्यूशन से कॉपर निकल रहा था और कैथोड पे जा रहा था। तो ये पिंक कलर का कॉपर हमारा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन दिखती है ब्लू कलर ऑफ CuSO4 डिसअपियर्स। अब CuSO4 में से कॉपर निकल के कैथोड पे जा रहा था, CuSO4 में से कॉपर निकल के कैथोड पे जा रहा था। क्योंकि कॉपर निकल के कैथोड पे जा रहा था तो CuSO4 कम होता जा रहा था, क्योंकि कॉपर उसमें से निकले जा रहा है। तो जैसे जैसे जो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, तो जैसे जैसे कॉपर जा रहा था सोल्यूशन से छोड़ के, तो हमारा कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर हटे जा रहा था, गायब होता जा रहा था और आखिरी में जाकर डिसअपियर हो जाता है। तो 2 ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि कॉपर सल्फेट का कलर डिसअपियर हो गया क्योंकि कॉपर टूट टूट के कैथोड पे जा रहा है। दूसरा, कैथोड पे एक पिंक कलर का मेटल डिपॉजिट हो गया विच इज कॉपर। ठीक है, ये 2 ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली। अब एक और चीज, CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब भैया, कॉपर इलेक्ट्रोड इज अ एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे प्लैटिनम और ग्रेफाइट हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थे, वैसे कॉपर हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है। वो रिएक्शन में पार्ट लेता है। कैसे लेता है हम अभी देखने वाले हैं, आइए। वही सेम चीज होगी पिछले केस वाली, यहां पे भी CuSO4 Cu2+ SO4 में टूटेगा, H2O H+ और OH- आयंस में टूटेगा। सेम चीज होगी, बस इलेक्ट्रोड कॉपर के बने हुए हैं। जीतेगा कौन Cu2+ और H+ में से? भैया Cu2+ जीत जाएगा। बड़ी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग, Cu2+ जीत जाएगा, हमें पता है। Cu2+ जीत जाएगा तो कैटायन यहां पे आ जाएगा,
क्योंकि Cu2 प्लस हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो सेम चीज होगी भैया। Cu2 प्लस ने आया, हमने Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और अपना कॉपर बना लिया, NCr हो गया हमारा, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। पर 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 अब एनोड पे क्या होगा? पर क्या करते हैं ना आगे, क्या परवर करना यार, सिंपल है भैया, सिंपल है। दो ऑप्शन थे, या तो CuSO4 का SO4 2 माइनस डिस्चार्ज हो, या अपना H2O का OH माइनस डिस्चार्ज हो। और हमें पता है भैया OH माइनस नीचे होता है, ऑब्वियसली वही डिस्चार्ज होगा। क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, करो यार। OH माइनस अपना आएगा भैया, बढ़िया रिएक्शन करेगा, यहाँ पे OH बनाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और उसका पता है ये क्या होता है, ये OH गलत है भाई, गलत है, गलत है, ये नहीं होगा यहाँ पे, सो सॉरी, ये नहीं होगा, गड़बड़ आ गई बात थोड़ी सी है। जब हम उसी मटेरियल का या उसी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लें जो मेटल हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, Cu2 प्लस सॉल्यूशन में था, और हमने कॉपर का ही इलेक्ट्रोड ले लिया यार, तो वो कॉपर किसी और को नहीं होने देगा डिस्चार्ज। अगर भाई जो एम्पायर है वो मेरा दोस्त है, तो वो किसी और को जीतने थोड़ी देगा, वो तो मेरी साइड ही लेगा। एम्पायर ही दोस्त बना लिया मैंने, एम्पायर से ही दोस्ती कर ली मैंने, एम्पायर के साथ रोज रात को मैं पार्टी करने जाता हूं, वो क्यों जीतने देगा किसी और को? तो वही बात हो गई। CuSO4 Cu2 प्लस आयन्स है सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में। अगर इलेक्ट्रोड ही कॉपर का है तो वो किसी और को रिएक्ट नहीं करने देगा। अगर सेम मेटल का इलेक्ट्रोड आप बना दोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इलेक्ट्रोड एक्टिव है, वो रिएक्शन में पार्ट लेगा, इलेक्ट्रोड ही रिएक्शन में पार्ट लेगा। भाई बैठ ही इलेक्ट्रोड का है, खेलोगे कैसे क्रिकेट उसके बिना? तो आ जाओ, तो यहां पे कुछ नहीं होगा। एनोड पे कॉपर था, एनोड कॉपर का था ना, इलेक्ट्रोड ही कॉपर का था, एनोड कॉपर का था। यहां से कॉपर टूट टूट के Cu2 प्लस बन के सोल्यूशन में आने लगेगा। इलेक्ट्रोड जो था कॉपर का वो टूट टूट के Cu2 प्लस यहां पे छोड़ेगा और दो दो इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ जाएगा। भाई देखो, है तो वो पॉजिटिव ही, इलेक्ट्रॉन को तो जाने देगा नहीं। तो Cu2 प्लस कॉपर आएगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ले तो इलेक्ट्रॉन रख, एनोड पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और कूद के Cu2 प्लस सोल्यूशन में आ जाएगा और निकल जाएगा अपने कैथोड के पास। यानी एक तरीके से इस एनोड पे से कॉपर टूट टूट के आ रहा है और कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है। यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हुए जाएंगे। इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स यहीं छोड़े और सॉल्यूशन में चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करते हुए अपने कैथोड पे आ गए। दिख नहीं रहा है कलर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करते हुए अपने कैथोड पे आ गए। हमें पता है ऑब्वियसली, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ जाते हैं। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए। ये दो इलेक्ट्रॉन उसने छोड़े और कॉपर 2 प्लस पानी में कूद गया। दो इलेक्ट्रॉन जब छोड़ेगा तो 2 प्लस बनेगा ना, लॉस कर दी दो इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस बनेगा, समाज में ऊपर उठेगा। 2 प्लस बन के सोल्यूशन में कूदा, कैटायन बना, और दो इलेक्ट्रॉन्स वहां से घूम के कैथोड पे आ गए। अब ये कॉपर 2 प्लस जब कैथोड पे जाएगा, क्योंकि 2 कैटायन हमेशा कैथोड पे जाते हैं, 2 पे जाएगा, इधर जाएगा कॉपर पे, कैथोड पे, तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन वापस लेके फिर कॉपर बना लेगा, ये वाली रिएक्शन कर लेगा। यहां से Cu टूट के Cu2 प्लस बना, कैथोड पे गया, वहां पे ये रिएक्शन हो गई, वापस कॉपर बन गया। एक तरीके से अगर तुम देखो तो यहां से कॉपर छूट छूट के हमारे कैथोड पे जा रहा है। यानी एनोड यहां पे धीरे धीरे कॉपर छोड़ता जा रहा है, एनोड पतला होता जा रहा है, एनोड कॉपर छोड़ता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, और वो कॉपर जाके कैथोड पे लगे जा रहा है। तो एनोड पे भी यही रिएक्शन होगी मेरे भाई, एनोड पे भी यही रिएक्शन होगी। ये Cu इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के Cu2 प्लस बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन बना देगा, पाव हो जाएगा, और यही Cu2 प्लस कूद के कैथोड पे जाएगा और ये रिएक्शन कर देगा और हमारे पास पूरा रिएक्शन हो जाएगा। और ये दो इलेक्ट्रॉन ये तार से होते हुए यहां पे आ जाएंगे कैथोड पे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है, सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आते हैं। दिस इज CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे एक ऑब्जर्वेशन करोगे कि एनोड धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा और कैथोड धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा, जब तक एनोड खत्म नहीं हो जाता। एक बात और है यहां पे CuSO4 का ब्लू कलर भी नहीं खत्म होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि यार कॉपर बार बार कैथोड पे जा रहा है, लेकिन यहां से कॉपर निकल के सॉल्यूशन में भी तो आ रहा है, एनोड से निकल के कॉपर सॉल्यूशन में आ रहा है, यहां से कैथोड पे जा रहा है, और ये सेम लेवल पे चल रही है चीजें, तो ब्लू कलर भी परसिस्ट रहेगा यहां पे, क्योंकि कॉपर बार बार सॉल्यूशन में आए जा रहा है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन, एनोड पतला होता जाएगा, कैथोड मोटा होता जाएगा। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में भी यूज करते हैं। मान लो
मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मान क्यों ले भैया, होगा ही आपके पास, आप बोल रहे हो तो झूठ थोड़ी बोलोगे हमसे, हो सकता है झूठ बोल दूं। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाले हुए हैं। डाले हुए हैं। अच्छा, डाले हुए हैं। हमें पता है, हमें पता है कि ये जो डंडा है ये इम्प्योर कॉपर का है, इम्प्योर कॉपर का है, और ये जो डंडा है वो प्योर कॉपर का है, वो प्योर कॉपर का है। तो मैंने यहां पे एनोड बनाया इम्प्योर कॉपर का, इम्प्योर कॉपर, और कैथोड मैंने बना दिया प्योर कॉपर का, प्योर कॉपर का, और मैंने अपना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहां पे डाल दिया। अब धीरे धीरे होगा क्या, सेम चीज होगी जो पहले पहले मैंने दिखाई, यूजिंग अपना कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कॉपर का, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है। यहां से कॉपर टूट टूट के Cu2+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकल के यहां पे आ जाएंगे, और Cu2+ बार बार कैथोड पे जाता रहेगा। अब इम्प्योर कॉपर था, इसका सारा कॉपर निकल के इसके ऊपर लग जाएगा और हमारे पास एक पूरे प्योर कॉपर की रॉड आ जाएगी, और इसके अंदर जो इंप्योरिटीज थी आखिरी में वो यहां पे नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी, नीचे गिर के डिपॉजिट हो जाएंगी। तो एक तरीके से हमने रिफाइन कर दिया, साफ कर दिया कॉपर को। इम्प्योर कॉपर था, बीच में इंप्योरिटीज थी, वो निकल निकल के नीचे आ गई, और यहां से Cu2+ निकल निकल के कैथोड पे जाने लगा, और हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो गई। तो एक तरीके से आपको जिसके ऊपर कुछ चढ़ाना है उसको कैथोड बना दो, और जिससे चढ़ाना है उसको एनोड बना दो, जिससे चढ़ाना है उसको एनोड बना दो। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मान लो भाई मेरे घर पे मेहमान आए। एग्जांपल आपकी बुक में कौन कौन से, एक बार देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं बुक में कौन कौन से हैं। मान लो मेरे घर पे मेहमान आए, ठीक है, एक सेकंड रुको, कौन कौन से एग्जांपल है। मान लो मेरे घर पे मेहमान है, मेरे घर पे मेहमान है। जब मेरे घर पे मेहमान आए तो मेरे पास अच्छे चम्मच नहीं थे यार घर में, मेरे पास गंदे चम्मच थे। मुझे मेहमानों को अच्छे, मम्मी ने बोला यार बाहर से अच्छे चम्मच ले आ। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं ICSE का बच्चा हूं, मुझे केमिस्ट्री आती है, मुझे अच्छे चम्मच लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास जुगाड़ है। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने बोला मम्मी एक काम करो, मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे दो, मैं बाकी काम कर दूंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मम्मी ने दे दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मम्मी ने दे दिया। क्या है यार, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने बोला मम्मी चम्मच लाओ, मम्मी ने बोला ले चम्मच ले। ये मैंने चम्मच ले लिया, मैंने चम्मच ले लिया, फासा लग रहा है ये, बट ठीक है, चम्मच ले लिया, और मैंने यहाँ पे कनेक्शंस कर दिए, मैंने यहाँ पे कनेक्शंस कर दिए। क्या कनेक्शन कर दिए, और ये सिल्वर है, ये प्योर सिल्वर है। मम्मी जो सिल्वर की ज्वेलरी थी वो सिल्वर की ज्वेलरी ले आओ, ये प्योर सिल्वर है। अब मुझे सिल्वर से इस चम्मच पे सिल्वर चढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बना दूंगा एनोड और इसको बना दूंगा कैथोड। ये बन गया एनोड, ये बन गया कैथोड। और यहां पे मैं एक सोल्यूशन ले लूंगा, कोई भी सोल्यूशन ले लूंगा सिल्वर का, कोई भी तो नहीं लेंगे, कोई भी सोल्यूशन ले सकते हैं सिल्वर का, वैसे तो नहीं, हम सिल्वर का सोल्यूशन ले लेते हैं NaGCN2, ये सोल्यूशन लेते हैं, इसको कहते हैं हम सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ये सोल्यूशन ले सकते हैं। भैया आप वो क्यों नहीं ले रहे, सिल्वर सल्फेट क्यों नहीं ले रहे, AgSO4 क्यों नहीं ले रहे, AgCl2 क्यों नहीं ले रहे। देखो रीजन होता है, जो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड है, दिस इज NaAgCN2 सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, ये ना बहुत आराम से डिसोसिएट होता है। हम चाहते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आराम से हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग थोड़ी आराम से की जाती है, स्लो प्रोसेस होता है, ताकि पूरे तरीके से बराबर प्लेटिंग हो। मतलब जब इस पे प्लेटिंग होगी तो हर तरफ बराबर प्लेटिंग हो, इसलिए स्लोली प्लेटिंग करते हैं हम, लो करंट पे करते हैं, करंट इज लो, लो करंट पे प्लेटिंग करते हैं, और किसी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, जैसे मैंने लिया सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। आप AgCl2 AgSO4 नहीं लोगे, बिकॉज वो बहुत तेज डिसोसिएट हो जाएंगे, वो बहुत तेजी से डिसोसिएट हो जाएंगे, और बहुत तेजी से अगर वो डिसोसिएट हो गए तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने लगेगी, और थोड़ा सा ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सकती है।
तो हम लेंगे सोडियम अर्जेंटो साइनाइड NaG, ये सही है, हाँ दिस इज परफेक्ट, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, ठीक है। अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वही होगा जो सोचा था, यहां से सिल्वर निकल निकल के गिरेगा, यहां से सिल्वर निकल निकल के गिरेगा, Ag+ गिरेगा, और ये Ag+ जाके डिपॉजिट होने लगेगा इसके ऊपर, चम्मच के ऊपर। क्यों? Ag+ गिरा, यहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़े, इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ गए, अब Ag+ जाके कैथोड पे चला जाएगा, Ag+ बन गया है ना, कैथोड पे चला जाएगा, वही होगा यार। लिखो क्या कर रहे हो भाई, अपने को चम्मच पे सिल्वर चढ़ाना है, तो सबसे पहले लिखते हैं एनोड की रिएक्शन। कहां है भाई एनोड, ये रहा, ठीक है। एनोड से क्या होगा भाई, सिल्वर छूट छूट के भागेगा, भाग रहा है कि नहीं भाग रहा, सिल्वर वहां से छूट छूट के भागेगा, सिल्वर छूट छूट के भागेगा, अपना Ag, अपना, अरे हट जा यार, हाँ, अपना Ag टूट टूट के बनेगा Ag2+, और 2 इलेक्ट्रॉन, पाओ पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे अपना छोटा सा रिएक्शन होगा, पिद्दू सा रिएक्शन होगा। ये चांदी का चम्मच बनाना था हमें चाची को चटनी चटाने के लिए, ये चांदी के चम्मच को हम कैसे बनाएंगे भाई, अपना Ag2+, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपनों ने फिजिक्स तो पढ़ी ही हुई है भाई, यहां से Ag2+ निकला, 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके पॉजिटिव से नेगेटिव कैथोड पे आ गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन वापस ही Ag2+ पकड़ लेगा और अपना बना देगा Ag, और इससे हमारा हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हमारा चम्मच अब चांदी का बन चुका है, कांग्रेचुलेशंस। अब ऐसे ही ये चीजें और भी यूज होती हैं, ये जो प्रोसेस है ये निकल को आयरन पे चढ़ाने के लिए भी यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज होता है, गैल्वेनाइजेशन के लिए भी यूज होता है, ताकि आयरन पे रस्ट ना लगे। एक बार उसको देखते हैं, आओ। हम नहीं चाहते आयरन की कोरोजन हो, तो हम क्या करते हैं, उस आयरन के ऊपर निकल की एक लेयर चढ़ा देते हैं। अब वो निकल की लेयर क्या करती है, निकल क्योंकि कोरोड होता नहीं, तो निकल की लेयर क्या करती है, कोरोजन से बचा लेती है आयरन को, कोरोजन से बचा लेती है आयरन को, ठीक है, कोरोजन से बचा लेती है आयरन को। तो जैसे मेरे पास एक आयरन रॉड है, मैं सेम चीज बनाता हूं, जैसे मेरे पास एक आयरन रॉड है, यहां पे सेम चीज करो, आयरन रॉड है, ये बन गया एनोड, ये बन गया कैथोड। अब हमें चढ़ाना किस पे है, चढ़ाना किस पे है, चढ़ाना होता है हमें उस पे जो हमारा कैथोड बनता है, कैथोड पे चढ़ता है। तो इसको बना दो, कैथोड पे चढ़ाना है, इसको बना दो आयरन रॉड, और जो वाला एनोड वाला एंड है उसको बना दो निकल, और यहां पे तुम इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो NiSO4, निकल सल्फेट का NiSO4 इलेक्ट्रोलाइट तुम यहां पे ले सकते हो, ठीक है। अब सेम चीज होगी, धीरे धीरे ये निकल जाके, जैसे जैसे निकल आएगा यहां पे निकल अपने आयंस बना के कूदने लगेगा और यहां पे जाके चढ़ने लगेगा। सेम चीज होगी जैसे हमने पिछले केस में देखी है, और आयरन के ऊपर एक निकल की कोटिंग चढ़ जाएगी। उस निकल की कोटिंग से क्या होगा, आयरन कोरोड नहीं होगा, आयरन खराब नहीं होगा, आयरन में कोरोजन नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट्स क्या थे, हम लो करंट पे काम करते हैं, हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो बहुत जल्दी डिसोसिएट ना हो जाए, आराम से डिसोसिएट हो, ताकि यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो। इससे फायदा क्या होता है, डेकोरेशन हो जाती है, चम्मच सुंदर हो गए हमारे, और हमारा आयरन रस्ट होने से बच गया, गैल्वेनाइजेशन जिंक से करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द प्रोसेसेस जो हमारे यूज में आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, ठीक है। इसी के साथ भाई तुम्हारा ये क्यूटी सा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर होता है समाप्त, और तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, तुम्हारा होमवर्क रहेगा ये सारे इलेक्ट्रोलिसिस को साथ में बनाना, इन सारे इलेक्ट्रोलिसिस के डायग्राम्स को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को साथ में बनाना। और एक मैं तुम्हें छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, अगर तुमने वीडियो देखी होगी तुम्हें पता होगा, रेशियो बतानी है आपको, रेशियो ऑफ H2:O2 इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। अगर वीडियो देखी है तो याद होगा, इन चैट। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आप बता पाओगे, तो मुझे प्लीज, इफ यू हैव बीन थ्रू दिस वीडियो यहां तक, तो आप मुझे रेशियो बताना हाइड्रोजन गैस की और ऑक्सीजन गैस की, जो हमने एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस देखी थी, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भाई तुमने वीडियो देखी है। तो कमेंट बिलो द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, सबके कमेंट्स में देखूंगा, रिप्लाई भी कर दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो, जितनों के बहुत ज्यादा ही हो गए तो नहीं कर पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा सबके रिप्लाई करूं। और इसी के साथ आपका ये प्यारा सा छोटा सा क्यूटी सा चैप्टर होता है समाप्त, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। और मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, मेटलर्जी है अगले चैप्टर, शायद मेटलर्जी है, जो भी चैप्टर होगा उसके बाद मिलेंगे, फिर हम शुरू करेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए टाटा, हैव अ गुड डे, एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि तुम लोगों के चेहरों पे सिर्फ स्माइल अच्छी लगती है, टेंशन में तुम लोग अच्छे नहीं लगते। सारी टेंशन हमें दे दो, तुम बस आराम से पढ़ाई करो। स्टे सेफ, लव यू ऑल।